अच्छा, तो हमारा सब्जेक्टिव का जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 का फर्स्ट पार्ट जो है ना, तो उसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को। देखिए, हम ये क्यूब रूट लेना सीख चुके हैं, स्क्वायर रूट लेना सीख चुके हैं और इस तरह के रेडिकल एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करना सीख चुके हैं। हमें पता है कि हमने इसका डिनोमिनेटर किसी तरह से कट करना है, तो हम जो बेस वाली वैल्यू है उसको उस फॉर्म में लिखेंगे कि डिनोमिनेटर वो फ्रैक्शनल वैल्यू जो है हमारी ख़त्म हो जाए। तो इसको 125 को हम लिख लेंगे 5/3 और साथ ही ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई 5 की 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस है, अब 64 है ना, और यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है तो हम इसको 4 की पावर 3 लिखेंगे। अगर डिनोमिनेटर में 2 होता तो हम इसको 8 की 2 भी लिख सकते थे। ये हमारे अपने ऊपर है कि हम इसको अपनी आसानी की खातिर जो है ना वो लिख लें। मल्टीप्लाई का साइन है 6, प्लस का साइन है, अब डिनोमिनेटर में 3 है, अब 8 को किस तरह से लिखेंगे, 2 की पावर 3 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जी, हम डिनोमिनेटर्स को पावर्स के साथ कट कर देंगे। जो अभी हमने पावर लिखी है तो जो कट हो रहे हैं ये हमारे कट हो गए। जो लेफ़्ट ओवर रह जाएगा वो हम लिखेंगे थर्ड स्टेप में। 5 रह गया, अगेन 5 रह गया, 4 की पावर 2 रह गया, मल्टीप्लाई 6 है, प्लस 2 की पावर 2 और ऑन द होल पावर 2/3 है। ठीक है, अब आप पहले बेशक स्क्वेयरिंग लिख लें और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हम इसको मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं। 5 5 = 25 प्लस पहले हमें स्क्वेयर लेना पड़ेगा इसका, 4 4 = 16 होता है, मल्टीप्लाई 6 और यहाँ पे क्या होता है 2 2 = 2 की पावर 2 4 होता है, -2/3। अब ये सारी वैल्यू आप कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं इसी तरह से, ताकि आप कोई गलती ना करें। आप चांस है ना कि आप कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कर देंगे और मैथ्स में तो बस वहीं पे मार्क्स कट जाते हैं। तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें, सारी वैल्यूज़ को उसी तरतीब से लिखते जाएँ। 125 आ रहा है, 125 - 2/3। अब अगेन 125 आ गया। हमें पता है हमने 25 को पहले भी 5 की पावर 3 लिखा था, -2/3। अब अगेन जो है वो 3 3 से कट हो रहा है, तो हमारे पास क्या रह रहा है 5 -2। ये हमने MCQs में भी करते हुए देखा था कि हम नेगेटिव में आंसर नहीं करते, उसको पॉजिटिव बनाकर छोड़ते हैं। तो a-1 जो है 1/a होता है, 5 - 2 क्या होगा 5 2 होगा। ठीक है, तो 5 की 2 को जो भी है वो हम 1/25 सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया। ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का और पार्ट। x क्या है 139, y क्या है 357 और z क्या है 357 9 11। देन यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होती है, विजुलाइजेशन ऑफ सेट होती है। हम सेट्स को जो है वो विजुलाइज करते हैं, उनकी बाकायदा डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम उसको बोलते हैं। तो अब हमने जब बनानी है तो हमने पहले सेट्स के रिलेशंस को देखना है। देखें, x के और y के एलिमेंट 3 कंबाइन हैं। हम सबसे पहले x और y ज्वाइन कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें उनमें 3 जो है एक ओवरलैपिंग सेट बनेंगे, क्योंकि x और y दोनों में 3 कंबाइन है। तो मैंने ये x और y ड्रॉ कर दिए और यहाँ मैंने 3 लिख दिया, क्योंकि मेरा 3 ओवरलैपिंग पे था। अब जो मेरे x के एलिमेंट रिमेनिंग रह गए हैं वो मैं देखती हूँ z के साथ करके कि z के साथ कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, वो मैं उस साइड पे लिखूँगी जहाँ मेरा z बन रहा है, और इसी तरह से y में। अब z के अगर मैं एलिमेंट x के साथ पहले रिलेट करूँ तो मुझे पता चल रहा है कि x और z में 9 कंबाइन आ रहा है, 9 दोनों में है, x में भी और z में भी। तो इसका मतलब है कि 9 मुझे उस साइड पे लिखना है जहाँ मैं z बनाऊंगी। अब y के साथ मैं इसको चेक कर लेती हूँ, y में क्या है 357, और ये 357 सारे का सारा जो y जो है वो z में कंटेन कर रहा है। तो ये जो मैंने y बनाया हुआ है, ये y तो z इसके ऊपर ही बनेगा, क्योंकि z इसको कंटेन कर रहा है सारा। और इसके अलावा x का इसने कौन सा एलिमेंट लेना है, 9 लेना है। तो मैं ये 9 जो है वो इस साइड पे लिख देती हूँ, ताकि मैं अब ये इसी साइड पे बनेगा ना z, क्योंकि y को तो यहीं से कंटेन करेगा, और फिर मैं उसको जो है वो कंटेन करता हुआ
इस तरह से बना दूँगी। ये मेरा Z बन गया। और x में कौन सा एलिमेंट रह गया, सिर्फ 1 रह गया। और यहाँ पे y के मज़ीद कौन से एलिमेंट थे, 5 और 7 थे, वो भी मैंने लिख लिए। और z का कौन सा एलिमेंट रह गया, 11। अब मैं इनको नाम भी लिख देती हूँ, x, y और ये z। और ये सारे के सारे किस में, एक U सेट के अंदर कंटेंट होते हैं हमेशा। ये वेन डायग्राम बन गई आपकी एक साइड की। इसको आप लेफ़्ट हैंड साइड लिखोगे और इसी तरह से जो है वो राइट हैंड साइड पे ना अब इसी डायग्राम को कॉपी करोगे, इसी को कॉपी करोगे। आप अपनी मर्ज़ी से ये नहीं कर सकते कि आप x कहीं और बना दो, y कहीं और बना दो, नहीं। आपने जस्ट कॉपी करना है इसी वाली डायग्राम को। थोड़ा सा अगर साइज़ का फ़र्क हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन आपने कॉपी करने की पूरी कोशिश करनी है। हमने जिस तरह से इधर बनाया हुआ है उसी तरह से बनाएंगे y, और यहाँ पे 9 लिखेंगे और फिर हमारा बन जाएगा Z। यह हो गया हमारा कॉपी। यहाँ 1, ये x, ये y, ये 11। अगर आपने इतना भी काम कर दिया ना तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे कि आपको पता है कि किस तरह के सेट्स गिवन हो तो आपने किस तरह से बनाना है। आप देखें, जब आप जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, ज़रूरी तो नहीं है आप पेपर में यही क्वेश्चन आना है। आपने पहले 2 सेट्स को देख लेना है। जो सुपर सेट होगा ना उसको छोड़ के स्मॉलर सेट से स्टार्ट कीजिएगा। उन सेट्स का आपस का रिलेशन देखिएगा। अगर तो वो डिसजॉइंट होंगे तो उनको अलग अलग ड्रॉ कर देंगे। डिसजॉइंट के केस में क्या होगा मैं बता देती हूँ कि अगर डिसजॉइंट होगा तो एक सेट इधर और एक सेट इधर, इस तरह से x और y अलग-अलग बन जाएंगे। लेकिन अगर ओवरलैपिंग है तो जैसे मैंने ये अभी ड्रॉ किया, इस तरह से ओवरलैप करते हुए बन जाएंगे। जो सिमिलर हिस्सा होगा वो यहाँ पे आएगा। जैसे सिमिलैरिटीज़ हम ऐसे डायग्राम्स में बना के साइंस में लिखते भी हैं, यहाँ सिमिलर पोर्शन होता है, यहाँ डिफरेंस होते हैं जो सिर्फ x में हो या y में हो, तो ये सेम वही पैटर्न है ना। तो अगर ओवरलैपिंग हो और अगर सबसेट होंगे तो वो उसके अंदर सेट कंटेन करता है। अगर सबसेट होगा तो अगर x इज़ अ सबसेट ऑफ y देन x जो है वो उसके हम इस तरह से कंटेन करता हुआ बनाएंगे, ठीक है, जिस तरह से हमने अभी इसको z बनाया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अब देख लें, इसी तरह से होगा। ये सारा यूज़ होता है कि ओवरलैपिंग, डिसजॉइंट और कंटेंट। आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि ओवरलैपिंग होगा तो ऐसे बनाना है आपने फिर हर सेट को बनाते हुए ना, ड्रॉ करते हुए ये देखना है कि ये ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट है या फिर कंटेंट है, या सबसेट बोलते हैं ना इसको, कंटेंट या फिर सबसेट। तो ये कंडीशन देख के आपने इसी तरह से सेट्स को ड्रॉ करना है। तो अब जैसे मैंने ये देखा, मैंने x और y के एलिमेंट्स देखे। जब बेटा आप भी देखें x और y के एलिमेंट, तो इसमें 3 कॉमन है। 3 अगर इसमें कॉमन है तो ये ओवरलैपिंग हो गया ना इसके अंदर सिमिलर। तो मैंने इनको ओवरलैपिंग x और y ड्रॉ कर लिए। जब मैंने x और y ओवरलैपिंग ड्रॉ कर लिए, फिर मैंने इनके एलिमेंट्स देख लिए और फिर मैंने x और z को देखा कि x और z में किस तरह से है हमारे पास। जब हमने x और z को देखा तो उसमें क्या होगा हमारे पास कि z में क्या क्या चीज़ कॉमन है, x और z में 9। तो अब हमने x और z को ऐसे ड्रॉ करना है कि जो x के 3 और 9 एलिमेंट हैं वो z में भी आए, x के 3 और 9 जो है वो z में भी आए। तो उसको कंटेन करता हुआ हमने जो है वो z बना लिया। और साथ ही हमने y का भी देखा कि y के साथ उसका क्या रिलेशन है, z, क्योंकि y को सारे का सारा कंटेन कर रहा था तो हमने y को कंटेन, सबसेट y इज सबसेट यहाँ नज़र आ रहा है ना। तो सबसे पहला काम तो आपका ये है, अगर आपने ये इस तरह से डायग्राम सही बना ली तो बाकी ऑपरेशंस के नंबर आपको बाद में मिलेंगे। अब लेट्स सी हम अब इसमें करते कैसे हैं वेन डायग्राम में ऑपरेशंस। x यूनियन y इंटरसेक्शन z, और दूसरी साइड पे क्या है, x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। लेफ्ट हैंड साइड पहले हम करेंगे, हमने क्या करना है, y इंटरसेक्शन z, y एंड z इंटरसेक्शन में हम हमेशा कॉमन पोर्शन लिखते हैं। अब y और z में क्या कंबाइन है, क्योंकि y तो सारे का सारा z को कंटेन कर रहा है, तो y और z का ये वाला पोर्शन कंबाइन है। इसको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन रीजन से इस तरह से कर दिया। और यहाँ पे मैं लिखूँगी भी साथ में, मुझे साथ में मेंशन भी करना है कि ये जो फर्स्ट ऑपरेशन किया तो मेरा ये इस तरह का लाइन रीजन आ गया। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन रीजन आ गया था, इस तरह की लाइंस वाला रीजन आ गया था, उसकी मैंने क्या करनी है, यूनियन लेनी है y इंटरसेक्शन z के साथ।
अब जब यूनियन होती है वो क्या होती है कि आपने कंबाइन करना होता है, यानी कि पहले जो आपके पास पोर्शन आ चुका है उसको यूनियन का मतलब कंबाइन करना, इंटरसेक्शन का मतलब कि आपने जो सेम पोर्शन है सेम पोर्शन को कंसीडर करना है, उसमें जो डिफरेंट पोर्शन होगा वो निकल जाता है। तो अब यूनियन करनी है तो मतलब कंबाइन करना है, किसके साथ यूनियन करनी है, y इंटरसेक्शन z के साथ। y इंटरसेक्शन z कौन सा पोर्शन आया है जिसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रीजन किया है, तो अब हम इसके साथ इस यूनियन इसके साथ हमने x को भी करना है यूनियन, तो हम x के लिए वर्टिकल लाइंस जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। अब x जो ऑलरेडी पोर्शन था और उसमें हमने वर्टिकल लाइन रीजन कर दिया, तो अब ये कौन सा हमारे पास रीजन आ गया इस तरह का, एंड जहाँ बॉक्सेस बने हुए रीजन, ये रीजन हमारे पास बन गया फाइनली। अब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड पे हो जाते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड को करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारा पहले हमने ब्रैकेट्स ही करनी है, ये मैथ्स का रूल है। एक्स यूनियन वाई जो है वो आपने पहले करनी है, एक्स यूनियन वाई। तो यूनियन मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यूनियन का मतलब है कंबाइन करना, तो एक्स और वाई को कंबाइन कर देंगे। तो एक्स और वाई को मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाकर कंबाइन कर दूँगी इस तरह से। ये मैं जैसे किसी चीज़ को बांध रहे हो आप, तो मैंने कंबाइन कर रही हूँ, ये देखें इनको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन रीजन से कंबाइन कर रही हूँ, ये कंबाइन हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दूँगी एक्स यूनियन वाई इज हॉरिजॉन्टल लाइन रीजन। ओके, नेक्स्ट क्या है ऑपरेशन हमारा एक्स यूनियन जेड। एक्स यूनियन जेड जब हम करेंगे तो अब हमें एक्स एंड जेड यूनियन, तो देखें अब हम इसके लिए सेकंड ऑपरेशन के लिए हम डिफरेंट लाइंस यूज़ करते हैं। पहले के लिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज़ कर ली, अब यूनियन एक्स यूनियन जेड के लिए हम वर्टिकल लाइन यूज़ कर लेंगे। किस किस की यूनियन करनी है, कंबाइन किस किस को करना है, एक्स और जेड को। एक्स में भी वही लाइंस उसी तरह की लाइंस लगाएंगे जैसी हम जेड में लगाएंगे। तो पहले हम एक्स में लगा लेते हैं वर्टिकल लाइंस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल हम पहले लगा चुके हैं, और उसके बाद हम जो है वो जेड में लगा देंगे वर्टिकल लाइंस। ये हमने लगा दी। अब जब हम कौन सा पोर्शन आ गया हमारे पास, वर्टिकल एंड ग्रिड लाइन रीजन, दोनों पोर्शन है ना, जहाँ भी वर्टिकल लाइंस हैं और या ग्रिड बनी हुई है वो सारे का सारा इसमें एक्स यूनियन जेड में है। अब जब हमने इंटरसेक्शन लेनी है एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि लाइंस जहाँ इंटरसेक्ट कर जाए ना वो वाला पोर्शन आ जाता है। तो कहाँ लाइंस इंटरसेक्ट की हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जहाँ इंटरसेक्ट कर गई हैं वो वाला पोर्शन, तो वो सिर्फ कौन सा पोर्शन है जहाँ पे इंटरसेक्ट लाइंस की हुई हैं, ऐसा पोर्शन है लाइन रीजन। अब आप अगर अपनी लेफ्ट हैंड के एरिया को देखें तो उसमें भी यही वाला पोर्शन है हमारा। हमने एंड में लिखा कि वर्टिकल लाइन और ग्रिड लाइन रीजन, और यहाँ पे भी हमारा वो पोर्शन कौन सा बन रहा है, एक्स और वाई वाला। तो यहाँ पे भी हमारा वही पोर्शन बन रहा है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहला स्टेप है आपका वेन डायग्राम्स बनाने के लिए। तीनों सेट्स को आपने ध्यान से देखना है, उनके रिलेशन के अकॉर्डिंग उनको ड्रॉ करना है। अगर आप वो ख़राब करोगे तो फिर आपका क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो 0 मार्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 तो कुछ इसका बता देती हूँ। बेसिक नॉलेज जो यूज़ होना है, बेरिंग जो होती हैं वो हमेशा नॉर्थ से क्लॉकवाइज मेजरमेंट होती है। व्हाट इज़ बेरिंग, बेरिंग जो है वो नॉर्थ से क्लॉकवाइज मेजरमेंट होती है। तो अब इसको जो है बेरिंग कैलकुलेट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये इस तरह से लाइन बन रही है तो अगर ये वर्टिकल एंगल्स हैं और ये इक्वल होंगे, और इसके अलावा यहाँ पे अगर ये 2 एंगल्स हैं तो यहाँ ये सप्लीमेंट्री एंगल है। जहाँ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट बनेगी तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा। अगर ये एंगल 60 होगा तो ये एंगल जो है 180 माइनस 60 120 होगा। ठीक है, ये रिलेशन इसमें यूज़ होते हैं। और उसके अलावा स्ट्रेट लाइन जहाँ पे भी बन रही है उसके ऊपर हम अगर नॉर्थ, सपोज ये पॉइंट मेरा ए है, यहाँ पे मेरा पॉइंट बी है, हम इन दोनों पे अगर नॉर्थ ड्रॉ करेंगे तो ये नॉर्थ लाइंस दोनों पैरेलल हैं।
जब ये नॉर्थ लाइंस दोनों पैरेलल हैं तो इसकी लेफ़्ट साइड पे, बी की लेफ़्ट साइड पे और ए की लेफ़्ट साइड पे जो भी एंगल बनेंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर यहाँ पे मेरा सपोज मेरा 80 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 80 ही होगा। दूसरी इसकी इसकी राइट मैंने लेफ़्ट को राइट बोल दिया, ये इसकी राइट बनेंगी ना, राइट साइड पे 80, यहाँ पे भी 80। अब दूसरी इसकी लेफ़्ट साइड देखें तो ये लेफ़्ट साइड है और ए की लेफ़्ट साइड कौन सी है, ये वाली लेफ़्ट साइड है। तो इसकी लेफ़्ट साइड पे जो भी एंगल होंगे वो जो है, अब ये इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि आपने सप्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ बहुत यूज़ होंगे ना बेरिंग में, कि ये अगर 80 है तो ये क्या होगा 100, ताकि क्योंकि पूरी स्ट्रेट लाइन पे जो है वो 180 होता है। तो ये चीज़ें यूज़ होंगी। इसका मतलब है कि लेफ़्ट एंगल जो है वो लेफ़्ट के इक्वल, जैसे 100 लेफ़्ट एंगल है और राइट एंगल राइट के इक्वल, ठीक है, बेरिंग में ये होगा। तो ए और बी पॉइंट्स, और जिसका हमने अगर हम फ्रॉम बेरिंग देख रहे हैं, बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, तो हमने ए पॉइंट पे ऑब्जर्वर बनना है और वहाँ से नॉर्थ से उस लाइन सेगमेंट तक जो ए पॉइंट को बी से ज्वाइन करेगा, वहाँ तक जो मेजरमेंट होगी वो, जैसे इसमें क्या है, बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। अब ए पॉइंट पे हैं, ए पॉइंट फ्रॉम जहाँ पे होगा वहाँ अपने नॉर्थ ड्रॉ कर देना है। तो नॉर्थ ड्रॉ करने के बाद फिर आप जो है वो बेरिंग कैलकुलेट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, और बी पॉइंट तक, बेरिंग ऑफ बी पॉइंट, तो हमने बी पॉइंट तक ऐसे ड्रॉ करना है। वो ए से बी तक जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी ना, उसको मेजर करना है। तो वो क्या है हमारा 80 डिग्री, और उसकी डायरेक्शन भी साथ मेंशन करनी है। डायरेक्शंस भी आपको चाहिए होगी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन बन रही है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो ये नॉर्थ ईस्ट बन रही है ना इस डायरेक्शन में। तो ये चीज़ें यूज़ होंगी, और उसके अलावा ट्राइंगल के जो एंगल होते हैं उन सब का सम जो है वो 180, ये भी यूज़ होगा। और बाकी तो ज़्यादातर यही सप्लीमेंट्री एंगल है कि ये जहाँ पे स्ट्रेट लाइन पूरी कंप्लीट होगी वहाँ पे जो है वो आपका जो है 180 माइनस करके आपने सेकेंड एंगल फाइंड आउट कर लेना है। तो ये अब हम करते हैं, ये तो आपका हो गया प्रीवियस नॉलेज, उसकी रिफ़्रेशमेंट। अब हम जो क्वेश्चन हमें दिया गया है हम उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं उसकी फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ। देखिए अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या, ये सारी डायग्राम जो है वो आपके पेपर में बनी हुई है। तो अब हम इसमें फाइंड आउट करते हैं जो बेरिंग्स फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला क्या है, नंबर 1 पे, बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए फ्रॉम ए, तो मतलब नॉर्थ आपने ए पे ड्रॉ करना है, ठीक है। ए पे ड्रॉ कर लिया। अब ए से बी को लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा है, नॉर्थ से उसकी मेजरमेंट आपने कैलकुलेट करनी है, तो नॉर्थ से उसकी मेजरमेंट कितनी है, 40 डिग्री, और बेरिंग में हम ये 3 लिखते हैं। अब ये डायरेक्शन कौन सी आ रही है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्शन अब आपकी नॉर्थ ईस्ट। तो ये बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए हो गया। इसका सेकंड पार्ट क्या है, बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। अब आप फ्रॉम बी, तो बी पे नॉर्थ ड्रॉ करेंगे। अब आपने कहाँ ड्रॉ करना है, बी पे आपने नॉर्थ ड्रॉ कर लिया, ये आपका नॉर्थ हो गया। अब बी पे नॉर्थ ड्रॉ करने के बाद आपने कौन सा लाइन सेगमेंट लेना है, बी ए लाइन सेगमेंट को अप्रोच करना है, लेकिन डायरेक्शन कौन सी, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको जो है ना वो बेरिंग में अलाउ नहीं है। तो ये कौन सा बन जाएगा आपके पास, ये एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखें इसको थोड़ा सा हम पॉइंट को जो है वो बढ़ा लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो इतना जो है वो पूरा एक स्ट्रेट लाइन बन गई। और ये वाला मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसका ये राइट एंगल बन रहा है ना, यहाँ 40 है तो यहाँ पे भी 40 ही डिग्री होगा। ये जो मैं आपको पीछे कॉन्सेप्ट दे चुकी हूँ कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ इस नॉर्थ हम ड्रॉ करेंगे तो जो राइट साइड पे एंगल होगा वो राइट के इक्वल होगा, जो लेफ्ट के साइड पे एंगल होगा वो लेफ्ट के इक्वल होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे राइट साइड पे एंगल, तो यहाँ पे 40 था तो यहाँ पे भी राइट साइड पे एंगल जो है वो क्या होगा, 40 होगा। तो ये एंगल 40, और नीचे जो है वो पूरा देखें पूरी स्ट्रेट लाइन बन रही है और ये 180 बन गया। तो बेरिंग क्या हो जाएगा, 180 प्लस 40
डेट इज़ 220। और 220 में देखें ये किस क्वाड्रेंट में किस में पहुंच गया। 220 जो है वो आपका किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो डायरेक्शंस क्या आ रही हैं, साउथ वेस्ट। थर्ड, बी फ्रॉम सी, बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम सी। अब सी से आपने जो है वो फ्रॉम सी, तो अब सी पे नॉर्थ ड्रॉ करें। पहले हमने जो है वो इन पे किया हुआ है, अब सी पे नॉर्थ ड्रॉ करें। मैं ज़रा रेड से कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर लगे। ये यहाँ पे मैंने अब सी पे जो है वो नॉर्थ ड्रॉ कर लिया। अब मैंने फाइंड आउट क्या करना है, बेरिंग ऑफ बी को, अब सी पे मैं अप्रोच करूँ, सी से मैंने बी को अप्रोच करना है। लेकिन डायरेक्शन मुझे कौन सी अलाउ है, सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये जो मैंने रेड से ड्रॉ किया ना, तो सी से आप बी पे जब अप्रोच करेंगे तो इस तरह से करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे मूव करेंगे तो ये तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉकवाइज अलाउ नहीं है, ठीक है। सिर्फ सॉरी, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा ना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमें सिर्फ क्या है, क्लॉकवाइज अलाउ है। तो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए इस तरह से जो है वो इसको जो है वो करना है। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है एंगल, इसको इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए आपने वही पिछले सारे जो है वो मेथड यूज़ करने हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको थोड़ा जो है वो इन लाइन को थोड़ा प्रोसीड कर देती हूँ। लाइन को प्रोसीड करूँगी तो यहाँ पे ये नॉर्थ इस लाइन के ऊपर, और यहाँ पे भी ये नॉर्थ। तो ये वाला एंगल कितना था, यहाँ पे 70। तो ये यहाँ पे ये वाला जो है राइट एंगल बन रहा है, ये भी 70 होगा। ये दोनों 70, ये एंगल 70 होगा। और ये नीचे क्या पूरा 180 बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, 40। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, 40 प्लस 180 प्लस 70, इन सबको प्लस कर लेंगे। तो प्लस करके आपका क्या आंसर आ जाएगा, प्लस करके आपका आंसर आ जाएगा 290। लेकिन डायरेक्शन कौन सी बनेगी आपकी, अब देखें मूव करके किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए हैं, नॉर्थ वेस्ट। ओके, फोर्थ, बेरिंग ऑफ लास्ट क्या है, सी फ्रॉम बी, बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। दिस टाइम हमने बेरिंग ऑफ सी लेना है, और कहाँ से, बी। इस फ्रॉम बी का मतलब पोजीशन बी पे है। अब पोजीशन बी पे है, और बी से जो है सी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसकी हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेनी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन आ जाएगी, ये एंगल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अब देखें ये वाला एंगल आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 40 हमारे पास ऑलरेडी है, और ये 110 जो है वो हमें गिवन है। तो ये 180 में से माइनस होगा 110, तो हमारे पास यहाँ क्या रह जाएगा, 70। तो हमारा एंगल कौन सा बन रहा है, 40 प्लस 70, तो डेट इज़ 110। और 110 के लिए डायरेक्शन कौन सी आ रही है, ईस्ट साउथ। देखिए 110 यहाँ 90 के बाद यहाँ 110 आएगा, तो ये डायरेक्शन ईस्ट साउथ। तो इस तरह से जो है ये आपका जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो बेरिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी हमारे पास हुआ, एक हमने सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल यूज़ किया, और दूसरा बस यही कॉन्सेप्ट आपका यूज़ हुआ सप्लीमेंट्री एंगल्स का। एक और ये सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि अगर एक एंगल आपका जो है वो 60 है तो दूसरा क्या होगा, ये 180 में से माइनस करके एक ये एंगल, ये यूज़ हुआ कंसेप्ट। बाकी ये बेरिंग का कि जहाँ दो नॉर्थ बने हुए हैं वहाँ पे राइट साइड का एंगल राइट के इक्वल और लेफ़्ट साइड का एंगल लेफ़्ट के इक्वल। देखें राइट साइड इसकी, और हमेशा आपको ना बेरिंग करते हुए आप थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, फिर ही आप एंगल्स सारे फाइंड आउट कर सकोगे। बेरिंग जो है ना, साइड्स को ट्रायंगल तो हमारे पास ऐसे बनी हुई थी। मैंने इस लाइन को भी उसी जिस तरह से ये थी उसको थोड़ा प्रोसीड किया, यहाँ पे भी लाइंस को प्रोसीड करना पड़ेगा, नॉर्थ लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये थोड़ा कुछ खुद काम करोगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, इसका जो है वो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। For A, B, list all the ordered pairs of the Cartesian product। हमने पहले लिस्ट करना है ऑर्डर्ड पेयर को, तो ऑर्डर्ड पेयर लिखना बहुत ही आसान है, ये तो सारे बच्चों को ही आता होगा मेरा ख्याल है। क्वेश्चन नंबर
2 का और पार्ट। और जब इतना आसान क्वेश्चन आ जाए ना तो इतने मुश्किल की तरफ नहीं जाते पेपर में, फिर आपको यही यूज़ करना चाहिए। बेरिंग वाला क्वेश्चन तो बहुत, अगर यानी कि कोई चॉइस आपको नहीं है तो फिर आप करें। अब ये इतना आसान क्वेश्चन है, इसके कंपैरिजन में, बेरिंग के कंपैरिजन में, तो आपको यही वाला क्वेश्चन करना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर लिखते हुए हमें पता है कि देखें A क्रॉस B लिखना है। अगर वो B क्रॉस A करते थे तो हम पहले B लिख लेते। अब उन्होंने A क्रॉस B कहा है तो हम पहले A लिख लेंगे। A का फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे 1 और B का सेकेंड, फिर A के फर्स्ट के साथ B का सेकेंड। इसी तरह से A का सेकंड एलिमेंट, B का फर्स्ट, A का सेकंड एलिमेंट और B का सेकंड। थर्ड भी लिख लेंगे, थर्ड 3 और 3 4। ध्यान से आपने कोमास प्लेस करने हैं और ये ऑर्डर्ड पेयर वाली ब्रैकेट प्लेस करनी है और एंड में करली ब्रैकेट प्लेस करनी है, ठीक है। तो ये हमारा A पार्ट हो गया, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, रिलेशनशिप लिखना है। और ऐसा बाइनरी रिलेशनशिप लिखना है, कैसा बाइनरी रिलेशनशिप लिखना है जिसमें x A का एलिमेंट है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट लेस देन सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट लेस देन सेकेंड एलिमेंट। अब ध्यान से आपने इनको पढ़ते जाना है। जिसमें भी फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकेंड एलिमेंट से लेस है ना, अगर फर्स्ट स्मॉलर है तो उसको इस रिलेशन में आपने लिखते जाना है। 1 इज स्मॉलर देन सेकेंड, चूज 1 इज स्मॉलर देन 4, चूज फर्स्ट इज लेस देन सेकेंड, तो फर्स्ट इज लेस देन सेकेंड, ये भी चूज हो गया हमारा। फर्स्ट इज लेस देन सेकेंड चूज हो गया हमारा। नेक्स्ट में 3 इज 4, तो बस ओनली 3 एंड 3 जो है वो आउट हो जाएगा क्योंकि उसमें फर्स्ट जो है वो सेकंड के इक्वल है। तो सिर्फ इस एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए। रिलेशन लिखने के बाद आपने सी पार्ट में क्या करना है जी, सी पार्ट में आपने इसकी लिखनी है बेटा डोमेन एंड रेंज। अब डोमेन ऑफ आर क्या होगी, डोमेन कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट को, और इन द फॉर्म ऑफ सेट लिखनी होती है आपने। लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं वो नहीं लिखेंगे। 1 है, 2 है, 3 है, डोमेन इज़ 1 2 3। फिर आपने इसकी क्या लिखनी है, रेंज लिखनी है। रेंज इसकी क्या है, रेंज ऑफ आर कहते हैं सेकंड एलिमेंट को, सेकंड, और उसमें भी वही रूल है कि अगर रिपीट हो रहे हैं आपने यहाँ रेंज में रिपीट नहीं करने। 3 4 3 4 3 4, तो क्या आ गया, सिर्फ 3 और 4, इसके अलावा तो कोई एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Banigala had a population of 10,000 people in a year 2015. The population has been growing exponentially at the rate of 2.5% per year. Using the exponential growth formula, हमें दे दिया गया है, उन्होंने फार्मूला उन्होंने दिया हुआ है। Apply the law of logarithms to determine the year when the population, हमने ईयर बताना है, when the population reaches up to 25,000, जब population जो है वो 25,000 हो जाए। तो ये P0 जो है वो हमें जो 2000 ओरिजिनली पॉपुलेशन थी ना, ओरिजिनल पॉपुलेशन, तो ये P0 जो है वो 10,000 हो गया आपके पास। P0 हम अपना जो वैल्यूज़ हमें गिवन है ना वो लिख लेते हैं। P0 हमारे पास हो गया 10,000, और ये कब था, 2015 में। 2015 में द पॉपुलेशन हैज़ बीन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, रेट क्या है 2.5%। अब परसेंट में तो नहीं नाम लेकर चलेंगे, परसेंट को हम चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2.5/100। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.025। अब उसके बाद हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारे पास इन्होंने जो लिखा हुआ है वही वाला लिखेंगे कि PT हमारे पास इक्वल किसके है, P0 ERT। अब यहाँ सारी वैल्यूज़ लगा देते हैं। P0 की क्या वैल्यू है, और PT मतलब करंट ईयर्स, जो अभी पॉपुलेशन हो जाएगी। हमने T वो टाइम फाइंड आउट करना है, वो उस टाइम को फाइंड आउट करना है व्हेन पॉपुलेशन कितनी हो जाए 25,000। हमारा रिक्वायर्ड टारगेट जो है वो 25,000 है, तो PT जो है ना वो 25,000 है। PT जो है वो 25,000। ओके, तो हमने यहाँ 25,000 लगा दिया।
पी नॉट जो है वो हमारा 10,000 है, 10,000 लगा दिया। ई आर जो है वो हमारा 0.025, टी हमें फाइंड आउट करना है, इसको हमने ऐसे छोड़ दिया। अब हम जो है वो कैंसिलेशन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो ई 0.025 टी इज इक्वल टू आ जाएगा 25,000/1000। इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई 0.025 टी इज इक्वल टू 2.5। अब जो है हमने, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, यूजिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फार्मूला अप्लाई लॉज ऑफ लॉगरिथम्स, तो आपने अप्लाई करने हैं लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। तो हम क्या कर लेते हैं कि लॉग ले लेते हैं इसका बोथ साइड पे ना, लॉग ऑफ 2.5 और लॉग ऑफ ई 0.025। तो हमें क्या पता है कि हम लेंगे इसको, और ये लॉ ऑफ लॉगरिथम्स के अकॉर्डिंग क्या है कि पावर जो है वो स्टार्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.025 टी और लॉग ऑफ, अच्छा लॉग ऑफ ई की जगह ना अगर आप ln अप्लाई कर लेंगे तो वो ज़्यादा सही रह जाएगा, ठीक है। उसकी वजह क्या है, फिर यहाँ पे भी आप ln लिख लें और कैलकुलेटर पे भी ln ही ले लीजिएगा। ln आपने log नहीं लेना, ln ले लेना है। ln हमने इसलिए लेना है क्योंकि हमें पता है कि ln e जो होता है ना वो 1 होता है, डेट्स वाई मैं जो है ना वो ln ले रही हूँ। अगर मैं log e लूँगी तो नहीं सही, इसको मैंने ln ले लिया, ln से आसानी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे मैंने ln लेना है, तो log ये है और ln ये है, तो अब मैं ln 2.5 ले लूँगी, तो वो मेरे पास क्या आ रहा है 0.9163 राउंड ऑफ होकर आ जाएगा ना, ठीक है। तो अब इसको मैं डिवाइड कर दूँगी नेक्स्ट स्टेप में, log e मेरा 1 हो गया और t क्या आ जाएगा, डिवाइड कर दूँगी मैं किससे 0.0t से 0.025। आंसर क्या आ गया 36.65। अब ये मेरे पास ईयर्स आए हैं, टाइम पीरियड किस में आया, ईयर्स में आया है। कितने ईयर्स के बाद जो है वो पॉपुलेशन हो जाएगी, ये 36.65 के बाद जो है वो पॉपुलेशन हमारी ये हो जाएगी। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं पूछा कि कितने ईयर्स के बाद पॉपुलेशन हमारी ये हो जाएगी, उन्होंने तो ये पूछा है हमसे कि डिटरमिन द ईयर। हमने तो ईयर बताना है कि जब ये पॉपुलेशन जो है वो 25,000 हो जाए। अब ये 10,000 पॉपुलेशन कब थी 2015 में, तो 25 पॉपुलेशन कब होगी आफ्टर, इसको राउंड ऑफ करने क्योंकि 36.65 तो कुछ ना हुआ, ये 37 ईयर बन गया। आफ्टर 37 ईयर जो है वो पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो ईयर व्हेन पॉपुलेशन विल बी 25,000, वो क्या हो जाएगी 2015 में 10,000 थी और 37 ईयर्स के बाद जो है वो 25,000 हो जाएगी। तो जब आप इसको प्लस करते हैं 2015 प्लस 37 तो ये आपका आ जाता है 2052। तो ये 2052 में जो है वो आपकी पॉपुलेशन, इस बनीकला की पॉपुलेशन जो है वो 25,000 हो जाएगी। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का ही और पार्ट। हमने इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पॉइंट हमें दिया गया है एंड थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। तो जब भी इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन होगी तो हमने पहले जो है वो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना है। बाद में जो है वो हम फिर देखते हैं कि क्या अप्लाई करेंगे। जब भी हमें ये लिखा हो कि इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन, तो इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन का जो पॉइंट होगा ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सेकेंड वाली इक्वेशन को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले वाली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 2y
-4 इक्वल टू 0। और फर्स्ट वाली इक्वेशन मैं ऐसे ही कॉपी कर लेती हूँ, 2y -10 इक्वल टू 0। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x, 4x - x 3x और कैंसल्ड, प्लस 6 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू आ जाएगा -2, x -2 आ जाएगा। x -2 को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर लूँगी, किसी फर्स्ट में ही पुट कर लेती हूँ। -2 पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग इन, इसको 1 कह दो, 1 -2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, मैं उधर शिफ्ट कर लेती हूँ, 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू आ गया 6। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास आ गया -2 एंड 6। एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट थ्रू हमने जो फैमिली, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट, इस पॉइंट में से एंड थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। तो हमें दूसरा पॉइंट जो है वो ये आ गया। हेंस सेकेंड पॉइंट, आप देखें हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, तो हम 2 पॉइंट जो Q पॉइंट जो है वो हमारे पास 5 2 आ गया। अब इन 2 पॉइंट्स को यूज़ करके मैं जो है वो इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म लगा के मैं इसको जो है वो इक्वेशन फाइंड आउट कर लेती हूँ, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, हमारे पास y - y1 m के लिए भी हम y2 - y1 ओवर x2 - x1 और x - x1, ये हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म है। मैं वैल्यूज़ लगा देती हूँ सारी। y - y1 जो है वो मैंने ये ले लिया 6। अब y2 जो है वो मेरा ये होगा 2 माइनस y1 6 ओवर x2 5, x1 2, x माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, y -6 -4/7 और x + 2, 7 उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7/- 6 7 सा 42 -4x -4 2 सा 8, 7y उस साइड पे मूव कर लें हम उसको, और -4x -8 प्लस 42 में से हम 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गई 7y + 4x + 34।